गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम कर रहे हैं प्लेस ऑफ सुइंग सेक्शन 15 टू 20 और इससे पहले के वीडियो में हम सेक्शन 15 कर चुके हैं और आज हम करने जा रहे हैं सेक्शन 16। सेक्शन 16 बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है। सेक्शन 16 हमें बताता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जहाँ पे सिचुएट करती है रिलेटेड अगर कुछ डिस्प्यूट होता है तो जहाँ पे वो प्रॉपर्टी सिचुएट करती है जिस जगह पे उसी एरिया के कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन बनेगी उस डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने की। ठीक, चलिए सेक्शन को रीड करते हैं। सेक्शन 16 सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर द सब्जेक्ट मैटर सिचुएट subject to the pecuniary or other limitations prescribed by any law, suits for the recovery of immovable property with or without rent or profit, for the partition of immovable property, for the foreclosure, sale, redemption in case of mortgage or of charge upon the immovable property, for the determination of any other right or interest in immovable property, for the compensation for wrong to immovable property, for the recovery of immovable property actually under distraint or attachment, shall be instituted in the court within the local limits of whose jurisdiction the property is situated. ये जितने भी तरह के ए से लेके एफ तक हमें जो क्लॉज दिए गए हैं ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और इस तरह का कोई भी अगर सूट है तो यह उन्हीं कोर्ट्स में इंस्टीट्यूट होगा जहाँ पर ये प्रॉपर्टी सिचुएट करती होगी। जिस एरिया में इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी उसी एरिया के कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन बनेगी उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी तरह के डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने की। लेकिन साथ ही साथ उस कोर्ट के पास उस प्रॉपर्टी की वैल्यू की जितनी पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन और कोई अदर लिमिटेशन ज्यूरिसडिक्शन के रिगार्डिंग अगर बताई गई हैं चाहे किसी भी लॉ में तो वो कोर्ट उन सब कंडीशंस को भी फुलफिल करता होना चाहिए। तो सेक्शन 16 में एक चीज़ तो हमें ये देखनी है कि अगर डिस्प्यूट इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो वह प्रॉपर्टी कहाँ सिचुएट करती है उसी एरिया के कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन बनेगी। लेकिन उस कोर्ट के पास पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन और अदर लिमिटेशन रिगार्डिंग द ज्यूरिसडिक्शन भी होनी चाहिए। ठीक है, वो कोर्ट जो है पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन के साथ साथ किसी और तरह की ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड अगर कंडीशंस हैं तो वो कोर्ट उन्हें भी फुलफिल करता होना चाहिए। तो ही उस कोर्ट के पास प्रॉपर ज्यूरिसडिक्शन बनेगी उस मैटर को उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने की। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए किसी एरिया में एक प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 2 लाख रुपए है और उसी एरिया का जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट। तो सबसे पहले हम लोएस्ट ग्रेड का कोर्ट देखेंगे, उस एरिया का लोएस्ट ग्रेड का कोर्ट देखेंगे तो उसकी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, यहाँ सेक्शन 16 टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन की बात कर रहा है तो लोएस्ट ग्रेड की टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन तो बन रही है लेकिन प्रॉपर्टी की वैल्यू 2 लाख है। अगर उस कोर्ट की लोएस्ट ग्रेड कोर्ट की पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन 2 लाख या इससे ज़्यादा है तो वो कोर्ट जो है उसके पास प्रॉपर ज्यूरिसडिक्शन है इस सूट को एंटरटेन करने की। अदरवाइज़ यह सूट उसी एरिया का जो नेक्स्ट सुपीरियर कोर्ट होगा जिसकी पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन 2 लाख या उससे ज़्यादा होगी तो वह सूट वहाँ पे इंस्टीट्यूट होगा। क्योंकि उस कोर्ट के पास टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के साथ साथ पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन भी है इस इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट को एंटरटेन करने की। चलिए एक बार इन क्लॉजेस को डिस्कस कर लेते हैं। क्लॉज ए, फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद और विदाउट रेंट और प्रॉफिट्स। इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी से रिलेटेड किसी भी तरह का सूट, फिर चाहे वो विद रेंट हो या विदाउट रेंट हो, विद प्रॉफिट हो या विदाउट प्रॉफिट हो, उसी एरिया के कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन होगी जिस एरिया में इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट करती होगी। फॉर द पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई पार्टीशन का केस है तो भी वो एरिया के कोर्ट की ही ज्यूरिसडिक्शन बनेगी। फॉर द फोरक्लोजर, सेल, रिडम्पशन इन केस ऑफ मॉर्गेज और चार्ज अपॉन द इमूवेबल प्रॉपर्टी, इस केस में भी जहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट करती है उसी कोर्ट के एरिया की ज्यूरिसडिक्शन बनेगी। लेकिन इन सभी सिचुएशंस में पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन को
और बाकी तरह की ज्यूरिसडिक्शन की कंडीशंस को देखना भी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ प्रॉपर ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनेगी। प्रॉपर ज्यूरिसडिक्शन तभी बनेगी जब हर तरह की ज्यूरिसडिक्शन उस कोर्ट के पास होगी। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट और इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर कंपनसेशन, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई रॉन्ग कमिट हुआ है, उसके रिगार्डिंग अगर कंपनसेशन का सूट फाइल करना है, तो भी वो उसी कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन बनेगी जिस कोर्ट की टेरिटरी के अंदर अंदर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट करती होगी। अब यहाँ पे जो क्लॉज एफ है वो बात करता है फॉर द रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली अंडर डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट। उस मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है जिसे इमूवेबल प्रॉपर्टी से हम सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रोइंग, अगर इस मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट पैदा होता है तो इस डिस्प्यूट को सुनने की ज्यूरिसडिक्शन उस कोर्ट की होगी जिस कोर्ट की टेरिटरी के अंदर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, जिस इमूवेबल प्रॉपर्टी से इस मूवेबल प्रॉपर्टी को अलग किया गया है। सेक्शन एफ जो है एक जनरल रूल है दैट मूवेबल फॉलोज द पर्सन, ये उसकी एक एक्सेप्शन है। तो आप याद रखिएगा सेक्शन 16 में ए बी सी डी ई क्लॉज जो हैं वो डायरेक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं और क्लॉज एफ जो है वो मूवेबल की बात करता है। लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी, विच इज़ एक्चुअली अंडर डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट, ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी जिसे इमूवेबल प्रॉपर्टी से अलग या सेपरेट किया जा सकता है, एंड इट कंस्टिट्यूट एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल दैट मूवेबल फॉलोज टू द पर्सन। नेक्स्ट है हमारा प्रोविजो ऑफ सेक्शन 16। सेक्शन 16 का जो प्रोविजो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए प्रोविजो को एक बार रीड करते हैं। प्रोवाइडेड दैट अ सूट टू ऑब्टेन रिलीफ रिस्पेक्टिंग और कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट में वेयर द रिलीफ sought be entirely obtained through his personal obedience be instituted either in the court within the local limits of whose jurisdiction the property is situate or in the court within the local limits of whose jurisdiction the defendant actually and voluntarily resides, carries on business or personally works for gain। सेक्शन की लैंग्वेज को अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें पता चलेगा, तो प्रोविजो बात करता है रिलीफ की विच इज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। रिलीफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड रिलीफ की बात कर रहा है। सेकंड बात कर रहा है नेचर ऑफ रिलीफ। यहाँ पे नेचर ऑफ रिलीफ जो है वो पर्सनल ओबीडियंस ऑफ द डिफेंडेंट है, ये आपके रिलीफ का नेचर है। और साथ ही साथ बात कर रहा है कि इस सिचुएशन में ज्यूरिसडिक्शन कहाँ बनेगी, वेयर प्रॉपर्टी सिचुएट, डिफेंडेंट रिसाइड्स, कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क्स फॉर द गेन। प्रोविजो बात करता है एक ऐसे रिलीफ की जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है एंड दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी इज़ हेल्ड बाय द डिफेंडेंट और ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट, और जहाँ पे नेचर ऑफ द रिलीफ इज़ ओनली द पर्सनल ओबीडियंस ऑफ द डिफेंडेंट। तो इस सिचुएशन में ज्यूरिसडिक्शन जो बनती है वो बनती है पहली तो वहाँ पे जहाँ पर वो प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, सेकंड या तो जहाँ पे डिफेंडेंट रिजाइड करता है, या फिर वो डिफेंडेंट कैरीज ऑन बिजनेस, या फिर डिफेंडेंट पर्सनली वर्क्स फॉर द गेन। ठीक है, बेसिकली द प्रोविजो इज बेस्ड ऑन द वेल नोन मैक्सिम इक्विटी एक्ट्स इन पर्सोनम रिकॉग्नाइज्ड बाय द इक्विटी कोर्ट्स ऑफ इंग्लैंड। सेक्शन 16 का जो प्रोविजो है वो इक्विटी एक्ट्स इन पर्सोनम मैक्सिम पे बेस्ड है, जो कि इक्विटी कोर्ट्स ऑफ इंग्लैंड के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। और इस मैगज़िन के मुताबिक इक्विटी कोर्ट्स के पास उन इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी ज्यूरिसडिक्शन है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी उन कोर्ट्स की टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है। अब इस प्रोविजो को हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए ये घर है बी का दिल्ली में, और साथ ही इसके साथ ही ये नीचे थोड़ा सा स्लोप में घर है ए का, ये भी दिल्ली में है। अब बी का जो ये घर है दिल्ली में, बी इस घर में रहता नहीं है, वो बिज़नेस करता है देहरादून में और रहता है यूपी में, लेकिन बी की प्रॉपर्टी जो है ये दिल्ली में है। अब बी यहाँ रहता नहीं है। ए का घर जो है, आजकल बहुत बारिश का मौसम है तो बी का जो ये घर है, इस घर में कुछ पाइप लीकेज का प्रॉब्लम है या फिर पाइप फट गई है, जो भी है, यहाँ से पानी का रिसाव हो रहा है और ए का घर थोड़ा सा ढलान पे है, तो वो सारा पानी जो है ए के रास्ते में आ रहा है।
ए ने बी को बहुत बार बोला कि आप इसको रिपेयर कर दीजिए, ठीक करवा दीजिए, लेकिन बी ने इग्नोर किया। अब इस सिचुएशन में, अब ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में जो दिल्ली वाला कोर्ट है उनके पास, क्योंकि डिफेंडेंट दिल्ली में नहीं रहता है, वो यूपी में रहता है, उनके पास डिफेंडेंट को लेके ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, लेकिन डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी को लेके ज्यूरिसडिक्शन है। तो इस सिनारियो में ए अगर चाहे तो सूट जो है दिल्ली में भी फाइल कर सकता है, तो देहरादून में केस फाइल कर सकता है, चाहे तो यूपी में केस फाइल कर सकता है बी के अगेंस्ट। उसके पास इन तीनों जगह में ही ऑप्शन है और वो इन तीनों में से ही कहीं पे भी सूट फाइल कर सकता है बी के अगेंस्ट। मान लीजिए ए अगर दिल्ली में सूट फाइल करता है बी के अगेंस्ट और दिल्ली की कोर्ट उसे ऑर्डर देती है कि वो अपना मकान रिपेयर करवाए, लेकिन वो इग्नोर करता है, तो दिल्ली के कोर्ट के पास पावर है, के पास पावर है कि वो उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सके, क्योंकि बी की प्रॉपर्टी विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ दिल्ली कोर्ट है। बी की जो प्रॉपर्टी है वो दिल्ली कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन के अंडर फॉल कर रही है, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए अगर ए जो है देहरादून या यूपी में इन दोनों जगह में से कहीं पे भी सूट फाइल करता है, तो यहाँ की कोर्ट्स डिफेंडेंट को पर्सनली ऑब्लाइज कर सकती हैं कि हाँ जी आप रिपेयर करवाइए। और अगर इस सिचुएशन में डिफेंडेंट इग्नोर करता है तो यहाँ पे डिफेंडेंट पर्सनली लायबल होगा। डिफेंडेंट को कोर्ट जो है डिफेंडेंट को अरेस्ट करने के ऑर्डर्स दे सकती है, ठीक है। तो इस तरह से जो ये प्रोविजो है ये मैक्सिम इक्विटी एक्ट्स इन पर्सोनम पे बेस्ड है, अकॉर्डिंग टू विच can entertain the suit respecting the immovable property situated abroad through personal obedience of defendant. So that's all for now. If you like my videos, kindly like, share and subscribe my channel and please अच्छे कमेंट्स कीजिए और मुझे बताइए कि मेरा काम आपको कैसा लग रहा है। Thank you and have a nice day.